मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट की सेकंड यूनिट के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे, जिसमें कल की क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड यूनिट का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण को कंप्लीट किया। मैं पहले बता चुका हूं, इसमें 3 चैप्टर है। तीनों चैप्टर संक्षेप में दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, भले वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो, लघुत्रात्मक प्रश्न हो, निबंधात्मक प्रश्न हो। इसलिए ये 3 चैप्टर एक चैप्टर के बराबर ही है बस, लेकिन इनको हम पूर्ण तरीके से टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो 10 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों, इस इकाई को संक्षेप में होते हुए भी इसकी प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक लाइन पर हमें गौर से उनको देखना है, अध्ययन करना है। तो आज हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति। कल हमने किसके बारे में पढ़ा? राजनीतिक समाजीकरण। यानी राजनीतिक समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीति का समाज में रह करके क्या प्राप्त किया जाता है? ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो आज हमारी है पॉलिटिकल कल्चर। ये राजनीतिक संस्कृति ही है विद्यार्थियों, जिनके माध्यम से वहां की जो कला संस्कृति अलग है, राजनीतिक संस्कृति अलग है। यानी राजनीतिक संस्कृति जो मूल्यों से, इतिहास से, वहां के वातावरण से प्रभावित होती है, और उन्हीं के माध्यम से, राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से ही वहां की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान एक ही समय आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को आधा घंटा जो टाइम है, समय जो है, मानक समय हमसे पाकिस्तान पीछे है, इसलिए वहां 11:30 बज रहे थे और भारत में 12 बज रहे थे। इसलिए भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है। बाकी आजादी दोनों को एक ही समय दी गई थी, लेकिन जिस समय जो समय दिया गया था उस समय हमारी घड़ी में तो 12 बज रहे थे और पाकिस्तान की घड़ी में 11:30 बज रहे थे, जो वहां की जो मानक समय है, मेरिडियन टाइम जो है। तो राजनीतिक संस्कृति देखिए आप, भारत और पाकिस्तान एक ही समय एक दिन आजाद हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, राजनीतिक व्यवस्था देखिए, वहां कई बार तख्ता पलट हुआ, कई बार तानाशाही शासन देखने को मिला, कई बार सैनिक शासकों ने जो है, सैनिक प्रमुख जो हैं, सैन्य प्रमुख जो जनरल है, जनरल ने जाकर के सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना? तो शुरुआत अयूब खान ने की, फिर यहिया खान की बात करें, उल हक की बात करें, ये सारे उदाहरण, परवेज मुशर्रफ की बात करें कारगिल युद्ध के बाद, तो ये सब जो हैं जनरल सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं और देश के सर्वेसर्वा बन जाते हैं। वहां इस तरह संविधान नहीं है, वहां की पॉलिटिकल कल्चर ऐसी है। हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर ऐसी है कि 15 अगस्त 1947 से जब भारत आजाद हुआ, 1952 से जब हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम हुआ, तब से लगा करके आज तक कहीं पर भी लोकतंत्र पर आंच नहीं आई। किसी सैन्य प्रमुख ने या किसी तानाशाह ने ऐसी कोशिश नहीं की कि वो सत्ता पर कब्जा करके रह जाए और वोट वगैरह नहीं कराए, चुनाव नहीं करवाए, ऐसा नहीं है। तो फर्क किस बात का है? राजनीतिक संस्कृति का। आपको प्रश्न पूछते कि भारत की शासन व्यवस्था और पाकिस्तान की शासन व्यवस्था में प्रमुखता अंतर किस बात को लेकर के है? किस बात को लेकर के है? पॉलिटिकल
कल्चर को लेकर के, हमारी संस्कृति ऐसे नहीं है, हमारे मूल्य ऐसे नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि जनरल जो हैं वो तख्ता पर कर ले और सत्ता के लिए अपने देश की हित को या देश हित के ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को, सत्ता लोलुपता को रखे, ऐसा नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर देखा जाए राजनीतिक संस्कृति का अर्थ सबसे पहले हमें ज्ञात होना जरूरी है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति, मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति है। अब ध्यान से सुनिए क्या बताना चाह रहा हूं। पॉलिटिकल कल्चर का अर्थ क्या है? राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। जैसा कि डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूरा सिद्धांत दिया था, राजनीतिक व्यवस्था किसके आधार पर, सिस्टम के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है। सदस्य उस व्यवस्था के प्रति कैसी मनोवृत्ति रखते हैं? सदस्य अपनी व्यवस्था के प्रति कैसी मनोवृत्ति रखते हैं? यानी जैसी संस्कृति होगी, जैसा उन्होंने देखा है, जैसा अगर सिस्टम शुरुआत से इन्होंने लोकतांत्रिक देखा है तो वे अपने आप को लोकतांत्रिक तरीके से ढालेंगे, और शुरुआत से कम्युनिस्ट सिस्टम देखा है, तानाशाही सिस्टम देखा है, तो लोग वरना तो लोकतंत्र की मांग करेंगे। अब चाइना के अंदर देख लो, पॉपुलेटेड यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है चीन, लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है। वहां की लोगों की संस्कृति ऐसी बन गई है कि कोई बड़े आंदोलन नहीं करते। शी जिनपिंग एक तानाशाही शासन कर रहा है अपनी मन मर्जी से। सेना को भी वफादारी की शपथ लेनी पड़ती है, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति चुनाव नहीं होते, अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया, लेकिन कोई विरोध नहीं। और हमारे यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जी जो बोल देते हैं उन पर भी विपक्ष कहता है कि नहीं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल दृष्टि से राजनीतिक स्वतंत्रता है और वहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। यानी पॉलिटिकल कल्चर हमारा ऐसा ही, राजनीतिक संस्कृति के कोई भी किसी की आलोचना कर सकता है, ठीक है ना। विपक्ष वालों का काम है कि वो सत्ता को कटघरे में खड़ा करे, सत्ता पक्ष को कमियां गिनाए और उनको आने वाले समय में समस्याओं के प्रति जागरूक बना करके रखे, समस्या पर उनको घेरे। तो ये सारी बातें जो हैं विद्यार्थियों, वे राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो सदस्यों की अभिव्यक्ति है, उनकी मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय धारणा है। कैसे धारणा है? समाजशास्त्रीय धारणा। समाजशास्त्रीय धारणा का मतलब इसे समाज से रिलेशन देता है, समाज के मूल्य, समाज का अभिमुखीकरण, समाज का रवैया, इनसे राजनीतिक संस्कृति ज्यादा प्रभावित होती है। अब पाकिस्तान में समाज के अंदर वहाँ इस्लाम धर्म हावी है तो वहाँ कट्टरता अधिक देखने को मिलती है,
जहाँ कट्टरता अधिक देखने को मिलती है वहाँ समाज ऐसा ही है, समाज में कट्टरता अधिक है तो वहाँ पॉलिटिकल कल्चर भी ऐसा ही होगा कि कट्टर लोग जो हैं वो सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है विद्यार्थी राजनीतिक संस्कृति एक कैसी अवधारणा है, समाज शास्त्रीय अवधारणा है। अगर एक शब्द में परिभाषा दी जाए राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा है, परिभाषा एक शब्द में अति लघुतम में प्रश्न पूछते हैं तो आमंड ने कहा कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण, कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण। कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण का मतलब यह है कार्यों के प्रति आपका क्या रवैया है, कार्यों के प्रति आपका क्या रवैया है, क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है। इसी प्रकार से कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण स्टर्न ने डेविड स्टर्न ने पर्यावरण स्पिरो एक विद्वान है विद्यार्थियों जिन्होंने राजनीतिक शैली का स्पिरो ने राजनीतिक शैली पद्धति अब एक नंबर का प्रश्न आपको पूछ ले कि कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण किसने कहा, राजनीतिक संस्कृति को कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण के तौर पे किसने परिभाषित किया, तो आपका आंसर होगा आमंड ने कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण कहा। किसको, राजनीतिक संस्कृति, किसको कहा, राजनीतिक संस्कृति को कहा। इष्ट ने क्या कहा, पर्यावरण का। ऐसा भी पूछ लेंगे कि राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण की संज्ञा किस विद्वान ने दी, डेविड स्टर्न। या एक शब्द में पूछ ले आपको, डेविड स्टर्न ने राजनीतिक संस्कृति को क्या माना, तो राजनीतिक संस्कृति को क्या माना, पर्यावरण माना। क्या माना, पर्यावरण माना। स्पिरो ने राजनीतिक संस्कृति को क्या माना, राजनीतिक शैली माना। क्या माना, राजनीतिक शैली माना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर एक शब्द की परिभाषा कहा जाए तो कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण आमंड ने कहा, पर्यावरण डेविड स्टर्न ने कहा और स्पिरो ने राजनीतिक शैली कहा। ठीक है ना। अब विस्तृत तरीके से आमंड व पावेल के अनुसार, आमंड व पावेल के अनुसार, अब आमंड पावेल ने राजनीतिक संस्कृति को विस्तृत तरीके से कैसे परिभाषित किया, उद्देश्यों के प्रति जागृति और उद्देश्यों के प्रति जागृति और उनके अनुरूप कार्यों का निष्पादन, और उनके अनुरूप कार्यों का निष्पादन, उनके अनुरूप कार्यों का निष्पादन जो है, आमंड पावेल ने सर्वप्रथम विकासशील देशों के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति की विस्तृत व्याख्या दी। राजनीतिक संस्कृति की विस्तृत व्याख्या दी। अब एक प्रश्न और बन गया
जैसे आपने राजनीतिक समाजीकरण में पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा कि अल्बर्ट साइमन ने सर्वप्रथम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बुक के अंदर राजनीतिक समाजीकरण की विस्तृत व्याख्या की। तो राजनीतिक संस्कृति की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? आमंड पावेल ने। आमंड व पावेल ने किस देशों के संदर्भ में? विकसित देशों के संदर्भ में। विकसित देशों में भी हमेशा यही मानते थे कि भाई लोग तो इस हिसाब से उदारवादी व्यवस्था इससे बनती है, मार्क्सवाद इससे बनता है, साम्यवाद इससे आगे बढ़ता है। उनका नजरिया, उनका जो मापदंड था आज तक विद्वानों का, वो था विकसित देश। जब विकसित देशों के आधार पर हम अध्ययन करते थे तो ज्यादातर जनसंख्या जो है वो विकासशील देशों की, तो वास्तविक स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे थे। तो आमंड पावेल ने विद्यार्थियों सर्वप्रथम जो है विकासशील देशों के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति की एक विस्तृत व्याख्या पेश की। ये काम किसने किया? आमंड पावेल ने किया। किसने किया? आमंड व पावेल ने ये बात की। अब अगली बात आती है विद्यार्थियों परिभाषा की। आमंड पावेल के अनुसार, आमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति, राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति व उनके अनुरूप कार्यों का निष्पादन राजनीतिक संस्कृति है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर देखा जाए राजनीतिक संस्कृति के बारे में आमंड पावेल के विचार, तो राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति, उनके अनुरूप कार्यों का निष्पादन और राजनीतिक उद्देश्य के प्रति, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है विद्यार्थियों, कई बार पूछ लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा आमंड पावेल के अनुसार बताइए। तो आमंड पावेल ने क्या कहा? राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति, क्योंकि संस्कृति हमारी राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो हमारा राजनीतिक उद्देश्य क्या है? डेमोक्रेसी को कायम रखना है या डेमोक्रेसी को मिटाना है? तो राजनीतिक उद्देश्य यही होगा, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना। तो राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जैसे 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की और वापस जनता को मौका आया, तो जिन्होंने भारी बहुमत से इंदिरा गांधी को जिताया, उन्हीं जनता ने वापस भारी मतों से इंदिरा गांधी को हराया। और तो और इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई। इस प्रकार से राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति लोगों की जागृति होनी चाहिए राजनीतिक संस्कृति के अंदर, और उनके अनुरूप क्या करे? कार्यों का क्या करे? निष्पादन करे। क्या करे? कार्यों का निष्पादन करे। अगली बात आती है एलन बोल की। एलन बोल इन्होंने एक किताब लिखी, आधुनिक राजनीति व सरकार। आधुनिक राजनीति व सरकार। बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। आधुनिक राजनीति, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, पुस्तक किसने दी? मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, आधुनिक राजनीति व सरकार, पुस्तक किसने लिखी? एलन बोल ने लिखी। किसने लिखी? एलन बोल ने जो है
आधुनिक राजनीति व सरकार पुस्तक लिखी। इसमें कहा कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण उन मूल्यों व विश्वासों से होता है जिनका राजनीतिक विषयों के साथ संबंध होता है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण राजनीतिक संस्कृति का निर्माण उन मूल्यों व विश्वासों से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था से संबंध है, जिनका राजनीतिक व्यवस्था से संबंध है। इंपॉर्टेंट परिभाषा विद्यार्थियों अमन कॉलेज की है, फिर भी आप याद कर लेना। ये एलन बोल है, बाकी वाले जो विद्वान है एक जैसी परिभाषा देते हैं। आधुनिक राजनीति और सरकार में उन्होंने बताया कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण उन मूल्यों व विश्वासों से होता है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किससे होता है? उन मूल्यों व विश्वासों से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था से संबंध है। जिनका संबंध किनसे है? राजनीतिक व्यवस्था से जिनका संबंध है, उन राजनीतिक व्यवस्था से जो संबंध है उन्हीं से ही हमारी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। पॉलिटिकल सिस्टम से जिनका रिलेशन है उन्हीं से ही हमारी पॉलिटिकल कल्चर बनती है, जैसी व्यवस्था है। ठीक है ना? व्यवस्था ही ऐसी है, शुरुआत से बनी बनाई। तो आप संस्कृति, आप चाइना के अंदर आप डेमोक्रेटिक संस्कृति के ऐसा नहीं कर सकते कि देखिए वहां पे कितने सैनिक मारे गए गलवान घाटी के अंदर, वो तो चीन बता ही नहीं रहा है। अब विपक्ष वाले हमारी सरकार के पीछे पड़े हुए, आप बताओ कितने मारे गए, आप बताओ कितने मारे गए। अब वो सरकार बता ही नहीं रही है तो हमारी सरकार कहां से आंकड़े बताए? तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों, जहां व्यवस्था ऐसी है तो उसी के आधार पर इस संस्कृति का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ विद्यार्थी लुसियन पाई ने भी ऐसी बात कही, राजनीतिक संस्कृति का संबंध उन विश्वासों से है। लुसियन पाई अब लुसियन पाई की बात कर लेते हैं। लुसियन पाई ने क्या बताया? लुसियन पाई ने भी यही बताया कि राजनीतिक संस्कृति जो है उन विश्वासों व मूल्यों का समूह है। विश्वासों व मूल्यों का समूह है। उन विश्वासों व मूल्यों का समूह है जो राजनीति की व्यापकता या सार्थकता प्रदान करते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया को सार्थकता प्रदान करते हैं। लुसियन पाई राजनीतिक संस्कृति का संबंध उन विश्वासों, मूल्यों व भावनाओं से है, जो राजनीति को सार्थकता प्रदान करते हैं, सार्थकता प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों, लुसियन पाई ने भी जिस प्रकार से हमने जो एलन बोल की बात पढ़ी वही है कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध उन विश्वासों भावनाओं से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को सार्थकता प्रदान करते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया को, राजनीतिक प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या प्रदान करते हैं?
सार्थकता प्रदान करते हैं। एक बार वापस सुन लीजिए, यानी जो पॉलिटिकल कल्चर है का संबंध उन विश्वासों व मूल्यों भावनाओं से, उन विश्वासों मूल्यों वो भावनाओं से हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया को क्या प्रदान करते हैं, सार्थकता प्रदान करते हैं। एलन बोल ने भी वही बात बताई कि भाई राजनीतिक संस्कृति का निर्माण उन मूल्यों से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था के साथ में संबंध होता है। अब एलन बोल क्या बताता है, राजनीतिक व्यवस्था के साथ में जो संबंधित है मूल्य भावनाएं वगैरह वो, और ये कह रहे हैं राजनीतिक प्रक्रिया को सार्थकता प्रदान करते हैं। अब जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होंगे वही तो राजनीतिक प्रक्रिया को क्या प्रदान करेंगे, सार्थकता प्रदान करेंगे। तो ये बात जो है विद्यार्थियों मुस्लिम पाई वाली, ये वही है जिस प्रकार से एलन बोल ने बताया, सिडनी वर्मा ने भी यही बताया। उन मूल्यों की व्यवस्था है जिससे राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। उन मूल्यों की व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति में वे मूल्य वो विश्वास नहीं थे जिनसे राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। सिडनी व वर्मा, सिडनी व वर्मा राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति में वे मूल्य भावनाएं नहीं होती हैं, वे मूल्य भावनाएं नहीं होती हैं जिनसे राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है, जिनसे राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। एक बार वही बात है, यदि राजनीतिक संस्कृति का संबंध विश्वास मूल्यों से है जो राजनीति को क्या प्रदान करते हैं, सार्थकता प्रदान करते हैं। और यही बात करें कि राजनीतिक संस्कृति में वे मूल्य भावनाएं नहीं थे जो जिनमें क्या होती है, राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। सिडनी वर्मा हो, लुसियन पाई हो, एलन बोल हो, इन तीनों की बातें में कॉमन पॉइंट क्या क्या है, वही बातें आपको जाननी है। विश्वास मूल्य भावनाएं, ठीक है, कहीं राजनीतिक प्रक्रिया संपन्न होती है तो कहीं राजनीतिक क्रिया और कहीं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का नाम किससे जुड़ा, एलन बोल से। प्रक्रिया का नाम किससे जुड़ा, पाई से। और सिडनी वर्मा का क्रिया से। बस ये तीनों परिभाषाएं जो है विद्यार्थियों कॉमन है। तो इस प्रकार से मुख्यतः आपके चार परिभाषाएं हैं, आर्मंड पावेल की, एलन बोल की, लुसियन पाई की, सिडनी वर्मा की। इसमें आर्मंड पावेल की महत्वपूर्ण है, राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति और उनके अनुरूप कार्यों का निष्पादन। बाकी कॉमन परिभाषाएं को यही याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इनसे आगे घटकों के बारे में चर्चा